बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड में जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आपको पता है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो शोर है वो है बजट का। तो बजट का कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, बहुत सारी बुरी चीज़ें, किस पे बात करें किस पे ना करें। लेकिन क्या हुआ सनत के साथ, क्या हुआ तिजारत के साथ। स्टॉक एक्सचेंज 1,26,000 की रिकॉर्ड क्रॉस करते हुए जा रही है। तो कुछ तो ऐसा है जिसमें कि कोई चीज़ है जिसमें कि पर्दादारी है, या जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो काबिल कबूल शायद नहीं हो हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बात पहले कहते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें जो सी हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खाद पे टैक्स नहीं लगा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जहरों पे, पेस्टिसाइड के ऊपर टैक्स नहीं लगा। मेरे ख्याल से जहाँ पे बनती है बात वहाँ पे करनी चाहिए। अब आते हैं उसके ड्रॉबैक की तरफ। तो सबसे पहले जो ड्रॉबैक हैं कि किसान को क्या मिला है। किसान जो है वो अपनी उसकी सनत को चलाता है और कई सनतें चलाता है, और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमने क्या किया, क्यों कि 6% से ज़्यादा ग्रोथ के साथ जो चीज़ चल रही थी उसको हम ले आए और 1% भी ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव में है सब कुछ। और हमारी अप्रोच क्या होगी। अब हम कह रहे हैं कि नहीं जी हम अगले साल इंशाल्लाह 4.5% का एग्रीकल्चर में ग्रोथ लाएंगे। तो फिर क्या वजह है, कैसे लाएंगे, कैसे होगा ये, इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं। और ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से उम्मीद बेहतर रखनी चाहिए। बजट की देखें तो अभी भी जो कहते हैं ना कि उल्टा अगर मामला हुआ हुआ है तो मज़ीद उल्टा करने की एक सोच भी है इसमें नज़र आती है। और वो सोच क्या है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि हमारी क्या प्रायोरिटी है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना साहब जो कि बैंकर हैं, ठीक है, चौधरी हैं, ठीक है, किसानों से ताल्लुक़ है उनका, लेकिन ज़रा सोच ज़रा देखें बजट की। क्या उनकी सोच है या IMF की सोच है। ये सवाल का जवाब मेरे ख्याल से, मुझे तो पता है कि IMF का बजट है इनके पास, लेकिन कोई ऐसी चीज़ थी जिससे कि ये कुछ चीज़ कर सकते थे। इन्होंने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो, लेकिन कुछ टैक्सेस कम किए। कुछ लोग गरीब हैं जो कि शायद इस पूरी 25 करोड़ आबादी का शायद मेरे ख्याल से शायद 0.01% हों जिनके लिए ये चीज़ें की जाती हैं। और वो चीज़ें क्या हैं, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ आप। उसमें फरमाते हैं जी कि इम्पोर्टेड चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, कैंडीज़, बिस्किट बिस्किट दरामदी जेली। दरामदी जेली कौन खाता है। मेरे ख्याल से कोई गरीब हैं जो पार्लियामेंट में होते हैं, जो 600% तनख्वाह बढ़ा लेते हैं अपनी, ये उनके लिए। मामलेट, पनीर, अपना पनीर नहीं, इम्पोर्टेड। मक्खन, अपना किसान का मक्खन नहीं, इम्पोर्टेड। शहद, अपना शहद नहीं, इम्पोर्टेड। मशरूबात किसकी, वो भी आपको पता है किन की मशरूबात हैं, ठीक है। 2 से 5% रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की गई है क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं। आगे 45% जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान में लोग जो गुर्बत की तकीर है उससे नीचे चले गए हैं। मेरे ख्याल से शायद ये लोग वो खाते होंगे, फैसला आपने करना है। दरामदी मिल्क क्रीम, दरामदी अपना दूध नहीं। फ्लेवर्ड मिल्क, इम्पोर्टेड केचप, अपने टमाटर का केचप नहीं। मेयोनीज़ वो भी इम्पोर्टेड। आइसक्रीम इम्पोर्टेड। विटामिन वाटर, अब ये मेरे ख्याल से शायद इम्पोर्टेड विटामिन वाटर कौन पीता है मुझे तो पता नहीं। यहाँ पे तो साफ़ पानी की फराहमी के मंसूबे और फ़िल्टर प्लांट्स के आगे लाइनें लगी हुई हैं। इम्पोर्टेड वाले जो हैं कोई ख़ास गरीब होंगे मारे हुए। ब्रांडेड आटा, मैदा, सूजी, इम्पोर्टेड ब्रांडेड आटा, मैदा, सूजी। यानी कि ये जो बाहर का किसान है, जो बाहर का ग्रोअर है, उसको फ़ायदा देने के लिए कि उसकी मसनूआत पाकिस्तान में बिकें। अपने किसान को गंदम के साथ जो जुल्म हुआ है, जिसमें कि आपको पता है कि 2200 अरब किसानों का जो है वो उनकी जेब से निकाला गया है। लेकिन ये जो बाहर के किसान हैं उनकी चीज़ें, उनकी जो काश्तकारी थी उसको मुनाफा बख्श बनाने के लिए उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी गई है, चाहे वो मैदा हो, सूजी हो। तो ये प्रायोरिटीज़ हैं जी, ये प्रायोरिटीज़ हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि प्रोग्राम में आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि IMF ने ये क्यों कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं जी हमें तो डॉलरों में पैसे चाहिए। आप इम्पोर्ट लेके आएँ डॉलरों में, उसमें से हमारा शेयर निकालें,
हमें मिले, जितना आप मंगवाएंगे और अपनी ड्यूटीज़ कम करें ताकि वहाँ के किसानों की जो है उनका भला हो और हमारे अपने किसान जो उनसे हैं वो रुल जाएं, बर्बाद हो जाएं, ज़राअत को दफन कर दें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट फेल हुई है। तो जहाँ अच्छी चीज़ थी वहाँ तारीफ़ की, लेकिन मैं ख़ुद नहीं बोल रहा, ये नंबर बोल रहे हैं जी आपके सामने। और आपको नज़र आ रहा होगा अभी जो फेडरल बजट आया है कि उसमें सोलराइजेशन, हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर आपको पता है कार्बन टैक्स लगा दिया है। अब मुझे बताया जाए कि कार्बन की टैक्स ठीक है, लेकिन क्या मुतबादिल है? क्या ट्रैक्टर, आपने सोलर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर देखा है पाकिस्तान में? हमारी 60% जो रूरल इकॉनमी है पेट्रोल जो यूज़ करती है वो करती है डीज़ल, चाहे वो हमारा ट्यूबवेल हो, चाहे वो हमारी कोई और हार्वेस्टर हो, ट्रैक्टर हो, सब जगह डीज़ल इस्तेमाल हो रहा है। डीज़ल के लिए क्या वो चीज़ें आपके पास हैं? हमने कहा कि जनाब इसकी कोई चीज़ होगी तो उसके पास कोई एक दूसरा मुतबादिल तो हो, तभी वो टैक्स देने के काबिल होगा। अगर ये टैक्सेस यूँ लगाते गए और आपने पेट्रोलियम लेवी क्यों और टैक्सेस को मिलाकर 120 रुपये आप एक आम आदमी से जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा हो 1 लीटर के ऊपर आप चार्ज कर रहे हैं। लेकिन उसके पास क्या ऑप्शन है कि चलें शहरों में तो मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक आ गए, चलें वो बच जाएगा इलेक्ट्रिक, लेकिन बिजली महंगी है, सोलर महंगे कर दिया आपने, गरीब सोलर लगाता है। क्या ज़रूरी ट्यूबवेल जो उनसे हैं उनका क्या बनेगा? वहाँ पे सोलर नहीं लगेंगे, वहाँ पे भी सोलर लगते हैं, आपने 18% टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये एक लफ्ज़ों का, आदात का एक हेर फेर है और मज़ीद कुछ नहीं है। हर कोई चीख रहा है इस बजट पे और टैक्सेस इतने हैं कि आपकी 80% इस टाइम इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो रही है और एग्रीकल्चर टैक्स आपके ऊपर आने वाला है। आप सूबे पे नज़र है वो क्या करते हैं, इस बारे में इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम पे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस हुकूमत ने एक काम और किया है कि डिजिटल, हम कह रहे हैं हम कपास, ज़राअत, वीट, हर चीज़ को डिजिटल कर देते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने कहा जी डिजिटल के ऊपर जो मार्केट प्लेस जो हम बनाना चाह रहे थे उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया है। अब उसको आप देखें और उसके मुकाबले में आपके खिदमत में एक छोटी सी, क्योंकि एक चीज़ जो है कि हमें ये देखने को मिली कि कुछ किसानों का तो भला हुआ, लेकिन बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारे किसान, छोटे किसान, उनकी इस दफ़ा ईद के ऊपर उस तरह से आपको पता है कुर्बानी नहीं हुई जैसे हमारी रवायात हैं। इस दफ़ा बहुत कम लोगों ने, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर ही नहीं है। हुकूमत ने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है, टैक्स इतने लगा दिए हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो ईद जैसे पुरमसरत और मजहबी त्यौहार को सही तरीके से मना सकें। कल मैं देख रहा था एक यहाँ पे वीडियो आई थी जहाँ पिंडी के अंदर, रावलपिंडी में एक जगह पे गरीब लोग जो हैं गोश्त इकट्ठा होता है, उनके बाकी ज़रूरियात भी हैं, वो 500 रुपये किलो बेच रहे हैं यहाँ पे। और वो वीडियो में नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो होटलों वाले ख़रीद रहे हैं, क्योंकि वो एक तो मुस्तकीन थे लेकिन साथ साथ उनकी दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो इसको कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो आ गई है इसको, और ऊपर से डिजिटल पर टैक्स लगा दिया है, तो अब हमारे लिए हम वापस मेरे ख्याल से 21वीं सदी से रिवर्स गियर लगा के हम 20वीं और 19वीं सदी की तरफ जा रहे हैं कि भाई कैश करें, आप टैक्स से बचें, अनडॉक्यूमेंटेड रहें और इससे आपका नुकसान होगा। देखें फ्यूचरिस्टिक कौमें वो होती हैं जो फ्यूचर पे काम करती हैं। एक छोटी सी मिसाल, बांग्लादेश हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है। मैं ज़रा वहाँ के आपके में कुछ नंबर्स लेके आना चाह रहा हूँ। अभी वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे बांग्लादेश में क्या हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ कुर्बानी, ज़रा वो कहते हैं कुर्बानी के क्या हुआ। उन्होंने कहा जी कि इस साल बांग्लादेश में ईद उल अज़हा पे तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद जो जानवर थे उनकी कुर्बानी हुई है, जिसमें से उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 4.76 मिलियन जो थे, उन्होंने कहा जी कि ये काउस थी। टोटल जो इससे बिज़नेस हुआ है, सिर्फ आप देख लें कि एक बिज़नेस जो वहाँ पे हुआ है इकॉनमी के अंदर बांग्लादेश जैसे मुल्क में, वो हुआ है तकरीबन $8.5 बिलियन से लेकर $11 बिलियन का, जो कि एक और 12 मिलियन उसमें जो ये तकरीबन था, तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद जानवर उसमें वहाँ पे उनको कुर्बानी की गई है। अच्छा, फार्मर को उन्होंने कहा जी कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया है काऊ के ऊपर तकरीबन 2530,000 टका, तकरीबन हमारे अगर हम देखें, और 6 महीने में उनको ये प्रॉफिट आया है 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख
छोटे फार्मर, आपको पता है कि ये छोटा फार्मर होता है, वो जानवर पालता ही इसलिए है और ईद के लिए पालते हैं वो, जिसमें कि उनको उसका ख़र्चा मिलेगा, उनकी जो है बचत होगी, उनका मुनाफा बनेगा, उनका घर चलेगा। तो वहाँ पे तकरीबन 12 लाख जो किसान थे और छोटे किसान, उनका भला हुआ है इसमें, और इससे इकॉनमी में काफ़ी हेर फेर हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़ाहिर है, उससे चमड़े की मसनूआत और दीगर चीज़ें जो उन चीज़ से बनती हैं वो भी चली हैं और बहुत सारी मसनूआत रही हैं, और ये चीज़ हमारे यहाँ भी होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पे हुई है, वहाँ पे ये हुई है जनाब कि डिजिटल कैटल मार्केट ग्रोथ, कि इस साल वहाँ पे प्लेटफॉर्म जैसे कि यहाँ पे दराज है, वहाँ पे भी दराज है, वहाँ पे एक बिकराए के नाम से है, एक DNCC डिजिटल हाथ के नाम से है। उन्होंने वहाँ पे तकरीबन $1 करोड़ की सेल्स वहाँ पे हुई हैं, हमारे यहाँ नहीं थे। लेकिन अगर पाकिस्तान में ये काम हो रहा होता तो कितनी अच्छी बात थी, हम करते। लेकिन क्योंकि अब अभी टैक्सेस आ गए हैं, तो अगर ये को करना भी चाहे तो अब उसके लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा कि लोग जो उनसे हैं उनका कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। तो इससे देखिए मुल्क के अंदर एक पूरा सिस्टम बनता है और आपका जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ता है। आपकी हैसल फ्री ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो आप कहते हैं, उसमें आपकी रैंकिंग और कम हो जाएगी अगर आपने डिजिटल, जो हम डिजिटल करना चाह रहे हैं ज़राअत को, हम इसका बेड़ा लेते हैं। मैं ख़ुद उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर भी हूँ, बात भी करता हूँ, और इसके साथ साथ एक डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क भी बनाया है अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से, उस पर भी मैं उसको लीड कर रहा हूँ। तो अगर हम ये हुकूमत नहीं करेगी, अगर देखें फ़र्क क्या है, फ़र्क मैं ये कहूँगा कि अगर एक बैंकर वज़ीर ख़जाना और एक इकोनॉमिस्ट वज़ीर आज़म अगर हो बांग्लादेश में, जैसे डॉक्टर यूनुस हैं, या अभी आपके साथ मैं देख रहा हूँ कि भारत की एक रिपोर्ट आई है अभी मैकेंजी की, उन्होंने भारत को कहा है जी कि तकरीबन 550 से लेकर $600 बिलियन की उनकी इस वक्त एग्रीकल्चर है, और उसको हर साल वो 6 से 7% बढ़ोतरी हो रही है उसके अंदर। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि 2047 तक उनको पूरी उम्मीद है कि वो क्या करेंगे, इसको $3000 बिलियन पर ले जाएंगे। और उनका ज़ोर क्या है, ज़ोर इस बात पे है जी कि उनका कंज्यूमर बेस बहुत है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी फसलें पैदा कर रहे हैं, और वहाँ पे एक चीज़ और हो रही है, वो डिजिटल इंटरवेंशन, इनोवेशन जिसे कहते हैं, जिद्दत जिसे कहते हैं। उससे वो कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मेयाद के मुताबिक होगी। हम यहाँ पे पीछे हैं कि हमने क्या किया, हम 3% की ग्रोथ से, अगर पिछले 5 साल देखूँ तो हम कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, नीचे गिरते हैं। इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। हमारी इकॉनमी में अभी भी दम है। तकरीबन अभी एस्टिमेट ये है कि हमारा जो 2000, आपको पता है इस साल $8 बिलियन की हमने बाहर चीज़ें भेजी हैं और $9 बिलियन की अंदर आ रही हैं, अभी जो हम 30 जून को साल ख़त्म कर रहे हैं। और हमारा पोटेंशियल कितना है, हम अभी भी, हमारी प्रोडक्टिविटी गैप जिसे कहते हैं ना, कि हम जो कर सकते हैं $20 बिलियन, $20 बिलियन हम अपनी इस्तात से कम पैदावार ले रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इसी वजह से किसान जो उनसे है वो इस टाइम रुल गया है। और अगर किसानों को अगर नहीं किया गया तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो मुझे बजट में नज़र नहीं आ रहा, अब देखना पड़ेगा सूबाई की हुकूमतें क्या करती हैं। लेकिन ये एक सिलसिला है जो कि आगे चल के हमारे लिए दर्द सर बन चुका है। और ये दर्द सर जो उनसा है, उससे अगर हम देखें, पूरे जिस्म का दर्द में बदलने में देर नहीं लगती, इसका फौरी इलाज करना चाहिए। अब नाजरीन, आज आपके सवालात के जवाब लेते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं। बहुत खुशी भी होती है, इससे बहुत ज़्यादा हमें, हमारी हौसला अफजाई भी होती है, और उम्मीद है कि इससे बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले सवालात पे आते हैं जी। आज के जो सवालात हैं क्विकली जी। पहला सवाल हमारे दोस्त हैं जी, मीर जुनैद उमरानी साहब, मेरे ख्याल से सिंध से ताल्लुक़ होगा उनका। अगर आप मुकम्मल अपना तारुफ़ कर दिया करें तो बहुत मेहरबानी आपकी। उसमें वो पूछ रहे हैं, सर मुंजी का 1847 किसान सीट कैसे होगा इस साल, इसके मतलब कुछ मालूमात दें। जी, मेरे ख्याल से इसकी इनिशियल जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत अच्छी हैं, जिनको उन्होंने लगाया है, अच्छी पैदावार दे रहा है, अच्छा क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड है। आप ज़रूर अगर इस्तेमाल करें तो ज़रूर करें, लेकिन 1 नंबर सीड लें। हमारा पहले भी कहा है पिछली दफ़ा कि सीड में गड़बड़ बहुत ज़्यादा है।
सीड अगर लेना है आपने तो किसान मददगार से रब्ता करें, हमारी चैनल से के थ्रू हमारा जो है आपके मुआवनत के लिए हाजिर हैं। और 1 नंबर सीड का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जनाब बात करते हैं चावल का क्या फ्यूचर होगा। जी चावल का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। नई मंडियां आ रही हैं, इंडिया ने इसमें रिकॉर्ड पैदावार दी है, ज़ाहिर है उससे मार्केट बैठेगी। लेकिन एक चीज़ जो देखें आप अपने जहन में रखें, वो ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अफ्रीका, कनाडा, ये हमारी मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं और हमारा चावल इंडिया से बहुत ज़्यादा यूरोप में जाता है। अगर ये जाता है, ज़ाहिर है कोई चीज़ है तो हमें अपना फोकस अच्छे पैदावार, अच्छे चावल की तरफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी मांग दुनिया भर की मंडियों में है। तो उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा चावल का सीज़न जाएगा। उम्मीद थी कि $4 बिलियन को हम क्रॉस करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। इस बारे में मेरे ख्याल से जो हुकूमत है उसको सोचना चाहिए। हमें अपनी एफ्लाटॉक्सिन व जो मुज़िर सेहत अद्वियात या जहर हैं उनका हमें बायकॉट करना है। इस बारे में हम अक्सर आपको एडवाइजरी दे चुके हैं। इसके साथ साथ वक्त पर जो है वो फसल की प्रोसेसिंग, उसके ऊपर हमें देखना है कि पैडी को किस तरह से हम लेके चल रहे हैं। तो तमाम अवामिल का अपना अमल दखल है, इसको हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट जी हमारे एक और दोस्त हैं चौधरी हमज़ा, ये भी चावल का मुस्तकबिल पूछ रहे हैं इस साल। जी मैंने जैसे बताया कि चावल का मुस्तकबिल रोशन है, मार्केट एग्जिस्ट करती हैं, आपके सामने हैं ये सवालात। जी नाजरीन, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपके सामने रख रहा हूँ। आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त जो ज़राअत का खेल है उसको समझने की ज़रूरत है। हमारा किसान जो है ना वो एक रस्से के ऊपर चल रहा है और किसी भी टाइम वो गिरने के जो सिचुएशन है कि फर्टिलाइज़र उसके छत पे है, महंगी खादें इतनी हो गई हैं कि वो बोझ से थले दबा जा रहा है। इसके साथ साथ जो मकई और गंदम ने हालात किए हैं, जो मंडियों में अभी सिचुएशन हुई हुई है, उससे उस बेचारे के पास ना कोई वो है। अब वो आपने, क्योंकि ये सारी फसलें हमने खुसूसन मेज़ वो सरप्लस में हैं, क्या वो मंडियों में अच्छे दाम नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसने तो देखें ज़्यादा उगाया है। जितना अच्छा आप सीड फर्टिलाइज़र अच्छी डालेंगे उतनी आपकी यील्ड बढ़ेगी। उतनी यील्ड बढ़ने से क्या होगा कि मार्केट का रेट कम हो जाएगा। मार्केट का रेट कम होगा तो आपके जो अखराजात हैं वही पूरे नहीं होते। फर्टिलाइज़र ख़ास तौर पे मैंने इसलिए कहा। तो ये समझने की ज़रूरत है। तो हमें वो एक चीज़ है कि अगर हम एक चीज़ लगाते हैं तो हम अगर उसके पीछे पड़ गए हैं तो हमें फिर देखना पड़ता है कि वो क्या होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी सिचुएशन ये है कि दोनों वीट और मेज़ इसके रेट्स गिरे हुए हैं, ठीक है। और अगर गिरे हुए हैं और ब्राज़ील ने इतनी पैदावार कर दी कि अमेरिका को भी सोच में पड़ गया है कि अब हम क्या करें। तो मेज़ में मेरे ख्याल से हमें नई मंडियों को देखना है, प्रोसेस करना है। आप अपना जो है मेज़ उसको रोकें, 12% से कम मॉइस्चर पे ला के बेचें या उसको संभाल के रखें। कुछ अरसे में जब मार्केट ये पैसे से कहते हैं ना कि वक्त गुजर जाएगा, ये जो अभी मार्केट इस टाइम क्रैश हुई हुई है फिर ये उठेगी, तब आप बेच सकें। लेकिन ज़्यादा लिक्विडिटी के इश्यूज़ हैं, उस बारे में मुआवनत आपकी जारी रहेगी। इस किस्म के सवालात हमसे मज़ीद मेरे ख्याल से अगर आपको चाहिए, उनके जवाब हमसे पूछें ताकि हम आपकी रहनुमाई भी कर सकें और आपसे सीख भी सकें और आपकी बदौलत बहुत सारे लोगों का जो मसले मसाइल हैं वो हल हों। तो इस दुआ के साथ कि आपके साथ सिलसिला रहेगा, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह दोबारा मिलते हैं अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम।